चलिए आज एक बहुत ही अलग सी कहानी को समझते हैं। प्रसार का प्रोग्राम और कैसे दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार एक कंप्यूटर कोड की तरह पूरी दुनिया में फैल गए। स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ एक सीधा साधा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अल्फाबेट्स का पिरामिड बनाता है, और दूसरी तरफ कोल्ड वॉर के दौर का दुनिया का नक्शा। अब इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन इसका जवाब आपको चौंका देगा। ये दोनों ही एक ऐसे कोड की कहानी बताते हैं जिसे बार बार कॉपी किया गया, बदला गया और दुनिया भर में फैलाया गया, बिल्कुल एक कंप्यूटर वायरस की तरह। ठीक है, तो इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, हर कंप्यूटर प्रोग्राम की एक पहली लाइन होती है, एक जेनेसिस ब्लॉक। परमाणु हथियारों के लिए यह शुरुआत हुई एक ऐसी साइंटिफिक खोज से जिसने सच पूछे तो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सब कुछ बस इसी एक आइडिया से शुरू हुआ, परमाणु विखंडन। ये वो फंडामेंटल कोड था जिसने आगे की हर चीज को मुमकिन बनाया। जरा सोचिए, 1938 में जर्मन वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि वो एटम्स को तोड़कर इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा कर सकते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यही था हमारा जेनेसिस ब्लॉक, वो पहली चिंगारी जिसने इस पूरे प्रोग्राम को किक स्टार्ट किया। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोड किसी एक इंसान ने नहीं लिखा था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के साइंटिस्ट्स ने अपनी सारी नॉलेज को एक साथ मिला दिया। प्रोग्रामिंग की दुनिया में इसे कोड कॉन्कैटिनेशन कहते हैं, मतलब जब आप अलग अलग कोड के हिस्सों को जोड़कर कुछ बड़ा और ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। और फिर वो पल आया जब इस प्रोग्राम के बारे में दुनिया को पता चला। प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने स्टालिन को इस नए हथियार के बारे में बताया, लेकिन स्टालिन को जरा भी हैरानी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनके जासूस पहले से ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद थे। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी ने सोर्स कोड पहले ही चुरा लिया था। और यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक बार जब कोई प्रोग्राम बन जाता है तो उसे कॉपी किया जा सकता है, उसे दोहराया जा सकता है। इतिहास में इसे आर्म्स रेस यानी हथियारों की दौड़ के नाम से जाना गया, जो हमारे कंप्यूटर एनालॉजी में एक फॉर लूप की तरह है। एक ऐसा कमांड जो एक ही प्रोसेस को बार बार दोहराता रहता है। सोवियत यूनियन इस दौड़ में अगला खिलाड़ी था। उन्हें शक तब हुआ जब उन्होंने देखा कि पश्चिमी वैज्ञानिक अचानक न्यूक्लियर फिशन पर रिसर्च पेपर पब्लिश करना बंद कर चुके हैं। जापान पर हुए हमलों ने तो उनके प्रोग्राम को और भी तेजी दे दी। हालांकि जासूसी से उन्हें अमेरिकी डिजाइन मिल गया था, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं ये कोई धोखा ना हो, इसलिए उन्होंने अमेरिकी सोर्स कोड का इस्तेमाल सिर्फ अपने काम को डबल चेक करने के लिए किया और अपना खुद का रिसर्च भी जारी रखा। और बस यहीं से प्रसार का एक खतरनाक लूप शुरू हो गया। एक देश को बम की ख्वाहिश होती है, वो टेक्नोलॉजी हासिल करता है, टेस्ट करता है, और फिर कोई दूसरा देश ठीक उसी प्रोसेस को दोहराता है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक फॉर लूप था जो दशकों तक चलता रहा। लेकिन कहानी सिर्फ कॉपी पेस्ट तक ही सीमित नहीं थी। हर देश सिर्फ कोड की नकल नहीं कर रहा था। कुछ देशों ने इसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल दिया, जिसे सॉफ्टवेयर की दुनिया में फोर्किंग कहते हैं। इसका मतलब है उन्होंने ओरिजिनल प्रोग्राम को लिया और उससे अपनी खुद की ब्रांच बना ली जो उनकी अपनी नेशनल स्ट्रैटेजी को सूट करती थी। यूनाइटेड किंगडम इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। वो ओरिजिनल मैनहट्टन प्रोजेक्ट में पार्टनर थे, लेकिन जंग के बाद अमेरिका ने क्यूबेक एग्रीमेंट खत्म कर दिया और उन्हें टेक्नोलॉजी एक्सेस करने से रोक दिया। तो ब्रिटेन को अपना प्रोजेक्ट फॉर्क करने और अकेले आगे बढ़ने पर मजबूर होना पड़ा, और उन्होंने 1952 में कामयाबी से अपना पहला टेस्ट कर भी लिया। फिर फ्रांस ने अपना अलग रास्ता बनाया। स्वेज क्राइसिस के बाद प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गॉल ने तय किया कि फ्रांस को अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर ताकत की जरूरत है। ये एक और बड़ा फोक था जिससे एक पूरी तरह से आजाद फ्रांसीसी परमाणु कार्यक्रम पैदा हुआ। अब जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 32 महीने। ये एक बहुत बहुत अहम नंबर है, और आप जल्द ही जानेंगे कि क्यों। 32 महीने सिर्फ इतना ही वक्त लगा चीन को अपने पहले एटॉमिक टेस्ट के बाद हाइड्रोजन बम बनाने में। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, उन्होंने अमेरिका और सोवियत यूनियन के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से ये छलांग लगाई। ये इस बात का सबूत है कि एक बार जब बेसिक कोड समझ में आ जाए तो उसके अगले वर्जन्स को बहुत तेजी से बनाया जा सकता है। अब देखिए, हर प्रोग्राम में कुछ छिपे हुए फंक्शंस होते हैं और कभी-कभी खतरनाक बग्स भी। परमाणु प्रसार की कहानी में भी ठीक ऐसा ही हुआ, जहां सीक्रेट प्रोग्राम और अवैध नेटवर्क सामने आने लगे। इजराइल का प्रोग्राम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो एक जानबूझकर अस्पष्टता की पॉलिसी फॉलो करते हैं, यानी ना तो वो हाँ कहते हैं ना। ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह है। हमें ये तो पता है कि आउटपुट क्या है,
यानी उनके पास हथियार हैं, लेकिन अंदर का कोड कैसे काम करता है ये किसी को नहीं पता। और ये छिपा हुआ कोड कभी-कभी दूसरों से शेयर भी किया जाता है। 1979 में हिंद महासागर में रोशनी की एक रहस्यमय डबल फ्लैश देखी गई, जिसे वेला इंसिडेंट कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह साउथ अफ्रीका और इजराइल का एक सीक्रेट जॉइंट न्यूक्लियर टेस्ट था। ये एक और सबूत है कि कैसे यह प्रोग्राम दुनिया की नज़रों से छिपकर फैलता जा रहा था। हर प्रोग्राम में कोई ना कोई बग यानी कोई खामी हो सकती है, और परमाणु प्रसार के इस प्रोग्राम में सबसे बड़ा बग था अब्दुल कादिर खान। उसने डच टेक्नोलॉजी के ब्लूप्रिंट चुराए और एक अवैध नेटवर्क खड़ा कर दिया, जिसने नॉर्थ कोरिया, ईरान और लीबिया जैसे देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची। ये एक अवैध एपीआई की तरह था, जिसने इस खतरनाक प्रोग्राम को बेकाबू तरीके से फैलने में मदद की। जब किसी प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा बग्स आ जाते हैं तो प्रोग्रामर्स उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसे डीबगिंग कहते हैं। दुनिया ने भी परमाणु प्रसार के इस खतरनाक प्रोग्राम को कंट्रोल करने और इसके बग्स को फिक्स करने की कोशिश की है। इस डीबगिंग का सबसे कामयाब उदाहरण है साउथ अफ्रीका। रंग भेद के खत्म होने और सोवियत खतरे के टल जाने के बाद उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो आज तक किसी और देश ने नहीं किया। उन्होंने अपने पूरे न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे को खुद ही नष्ट कर दिया। ये इस प्रोग्राम को रोल बैक करने जैसा था, यानी उसे उसकी पुरानी सेफ स्टेट में वापस ले जाना। इसके अलावा दुनिया ने इस खतरनाक कोड को फैलने से रोकने के लिए फायरवॉल बनाने की भी कोशिश की है। ये टेबल दिखाती है कि कैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और साउथ पैसिफिक जैसे कई इलाकों को न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन घोषित कर दिया गया है, ताकि इस वायरस को और फैलने से रोका जा सके। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये प्रोग्राम बंद हो चुका है या ये अभी भी चल रहा है और बस अपने अगले इटरेशन यानी अपनी अगली पुनरावृत्ति का इंतजार कर रहा है? आज भी खतरे मौजूद हैं। माना जाता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है, और सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ तो वो भी पीछे नहीं रहेंगे। जापान के पास टेक्नोलॉजी है और नॉर्थ कोरिया तो लगातार अपने हथियारों को और एडवांस बना ही रहा है। मतलब ये प्रोग्राम अभी भी बैकग्राउंड में चल रहा है। लेकिन एक बात है, आज का माहौल बिल्कुल अलग है। सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है कि हाल ही में हमने देखा कि नौसेना समुद्र की गहराई में एक सबमर्सिबल के फटने तक का पता लगा सकती है। ऐसे में किसी सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम को दुनिया की नज़रों से छिपाकर रखना लगभग नामुमकिन हो गया है। हमारी डीबगिंग की क्षमता यानी बग्स को पकड़ने की ताकत पहले से कई ज्यादा मजबूत है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आके रुक जाते हैं। एक तरफ नए खतरे सिर उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें पकड़ने की हमारी ताकत भी बढ़ रही है। तो क्या दुनिया का ये सबसे खतरनाक प्रोग्राम पूरी तरह कंपाइल होके चल रहा है, या फिर ये इंसानियत के उस आखिरी कमांड का इंतजार कर रहा है जो इसे हमेशा के लिए टर्मिनेट कर देगा? इस सवाल का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।